नमस्कार, मैं हूँ आफिया ऑन ITV गोल्ड और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। इंसानियत का फरिश्ता है, हर दिल पे राज करता है, ना अभिमान ना घमंड, हर इंसान से प्यार करता है। और ये हैं हमारे अपने सिंगर, कंपोज़र, लिरिसिस्ट और म्यूज़िक लेजेंड कैलाश खेर जी। डेफिनेटली मैं ये कहूँगी जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है और उनके पास बहुत सारे, मैं एक ही बार अगर बहुत कहूँ ना तो वो भी कम पड़ेगा, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। कैलाश जी, आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारा परिचय आपने दिया जी, मज़ा आया। बिल्कुल, हमें मज़ा आया कल आपको देखे। एज इज़ आप यहाँ पे चीफ गेस्ट आए हैं और हम सब हिंदुस्तानी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और कल जब आप न्यूयॉर्क में थे, वो भी FIA के साथ डमरू और तिरंगा कॉन्टेस्ट लीड किया आपने। सो आप ये बताएं कि आपको कैसा लगा वो कॉन्टेस्ट में और आप हाउ डिड यू फील अबाउट द होल थिंग? जी, इस बार का इंडिया डे परेड बहुत ही अनन्य था, विलक्षण था, बहुत अलग था। और उसके कई कारण हैं। देखिए, एक तो इस बार का हमारा अमृत काल चल रहा है। हाँ जी। और 75वां वर्ष है ये। 75वें वर्ष को सिर्फ आयोजित नहीं करना, सिर्फ सेलिब्रेट करके उत्सव नहीं मनाना एज यूजुअल। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर देशवासी को और हर ऐसे जिम्मेदार नागरिक को जो भारत के बाहर भी भारत लिए हुए बैठे हैं, जिनके अंदर दिलों में भारत है, उनको एक जिम्मेदारी सौंपी कि ऐ मेरे भारतीयों, आपकी इस बार ये जिम्मेदारी है कि 75वां वर्ष जो है वो किसी संकल्प के साथ आप सेलिब्रेट करें। एक आप अपने आप एक लक्ष्य तय करें कि जब हम शताब्दी वर्ष मनाएं, जब हम 100वां वर्ष मनाएं आज़ादी का, तो तब मेरा भारत कैसा हो। और कल उसका इंडिया डे परेड में न्यूयॉर्क वासियों ने ये चारों स्टेट का जो FIA है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट एंड न्यू इंग्लैंड अभी ऐड हुआ है, चारों स्टेट्स के फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के जुड़े हुए लोगों ने और उसके फॉलोअर्स ने, जो उनको सपोर्ट करते हैं, कल ये दिखा दिया। मेडिसन एवेन्यू को पूरा भारत एवेन्यू बना दिया। और जोश और जुनून और जज्बा इतना पुरजोर था, इतना हाई था कि मैं क्या बोलूं। और वो हाई जोश देखकर हम भी थोड़ा उसमें और ऐड कर रहे थे। तो ये बहुत ही गजब अनुभूति थी, ब्यूटीफुल फीलिंग्स। और ये जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का हमारे आह्वान है, उसको फॉलो करते हुए यहाँ के लोग दिखे, तो मैं बधाई देता हूँ हमारी FIA टीम को भी, हमारे पूरे भारतवासियों को भी, NRI डायस्पोरा को भी, और पूरे विश्व के लोगों को भी, जिन्होंने हमारे इस पूरे आयोजन को बहुत ही प्यार देकर, बहुत ही दुलार देकर इसको सक्सेस बनाया। पहली बार पिया ये हुआ है कि भारत के किसी आयोजन में, वो भी इंडिया डे परेड जैसे, मैं 3 बार अटेंड कर चुका हूँ पिछले 15 साल के मेरे करियर में म्यूज़िक के, और ये पहली बार हुआ है जब बहुत सारे पूरे दुनिया के झंडे हमारे भारत ने ऐसे फहराए, एक साथ आरोहित किए। तत्पश्चात पहली बार ये हुआ कि जिस डमरू को हम सिर्फ सुनते ही थे, उस डमरू के नाद को हजारों लोगों ने जब एक साथ बजाया, तो उसकी जो तरंगे, उसकी जो वाइब्स कहते हैं, उसकी जो एनर्जी क्रिएट हुई, उससे समझ आता है कि हाँ, ऐसा ही होता होगा देवलोक में कुछ, जो कल हुआ था। और इतने सारे ड्रम्स जब एक साथ बजते हैं तो आपके जो एड्रेनलिन रश होता है, वो तलक आप उसमें एक कंपन होता है, उसमें भी असर होता है। तो वो कल हुआ और इस तरह की अनुभूति कि हम लीड थे, हम कंडक्ट कर रहे थे, ये भगवान की हम पर बहुत ही अनुकंपा थी और बहुत लोगों का प्यार, बहुत लोगों का दुलार। हम क्या हैं, स्टेज पे स्टारगिरी नहीं दिखाते, थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा इंसान के अंदर के बालक को जगाए रखते हैं। क्योंकि अकड़े, देखिए, जो भी दौलत कमा लेते हैं वो अकड़ से जाते हैं बीच में, तो वो हंसना भूल जाते हैं। और उन्होंने जैसे कसम खा लियो कि ना हंसू ना हंसने दूं, तो हम उनको ढीला करते हैं पहले कि भाई ढीला हो,
सब यहीं रह जाना है, तेरा पैसा वैसा, तू अब हंस, पहले बालक अपने अंदर का जगा। तो ये सब चीज़ें हम बातों बातों में, हंसी हंसी में, और जैसे केले में दवाई दे देने का काम कर देते हैं। तो इस तरह से कैलाश जी, अब अगर आप पीछे मुड़ के 75 सालों को देखें तो आप आपको, आपके हिसाब से बेसिकली भारतीय म्यूजिक ने कितनी ज़्यादा तरक्की की है? नहीं, भारत के संगीत ने तो प्रगति की ही है, भारत के हर क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है पिया। और ये प्रगति का इसलिए प्रमाण सबके समक्ष है कि आज आप भारत की शक्ति को, भारत की समृद्धि को यदि इस रूप में भी देखें तो हम जहां बैठे हैं, इसका नाम है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये, और ये डेवलप्ड कंट्री कहे जाते हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज में भी देखिए भारत का कितना बड़ा योगदान है कि इनकी जो आईटीज के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, उन सब के जो हेड हैं अब वो भारत के ब्रेन हैं, बिल्कुल, वो भारत का मस्तिष्क है। मीन्स वी आर एक्सपोर्टिंग आवर इंटेलिजेंस, आवर ब्रेन्स to the developed nations, big institutions, which is a beautiful journey Bharat has actually lived. Absolutely. तो अब तक का जो भारत का मैं कहूँगा यात्रा रही है, भारत की एक ट्रैवलिंग रही है, वो अपने आप में एक उदाहरण है दुनिया की। जबकि भारत एक तो बहुत बड़ा देश है, पॉपुलेशन भी बहुत है, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं, डाइवर्सिटीज़ भी होती हैं, और वहाँ बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं। इतनों के बाद भी, इतने चैलेंजेस के बाद भी यदि आपने एक तरक्की करके एक मकाम बनाया है तो ये कमेंडेबल है, इसकी अप्रिशिएट करने की हमें ज़रूरत है। एंड वी शुड ऑलवेज बाउ डाउन टू द ऑलमाइटी, जिसने हमें ये ब्लेस करके बोला कि चुनौतियां दूंगा मैं, अड़चने दूंगा, बाधाएं दूंगा, अपने घर में ही होंगे बाधा डालने वाले, गद्दार भी घर में ही होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें तरक्की से कोई रोकेगा नहीं। तो ये दिस इज अ ब्लेसिंग्स। और मैं इसके लिए पूरे भारतवासियों को और जो भी एजुकेटेड लोग भारत की तरक्की में, इंसानियत की तरक्की में, मानवता की तरक्की में, विश्व की तरक्की में आहुति डाल रहे हैं इस यज्ञ में। देखिए कोविड ने एक बात तो समझा दिया पूरी दुनिया को कि भैया अलग अलग, चाहे तुम डेवलप्ड हो, चाहे तुम डेवलपिंग हो, चाहे तुम बगैर डेवलपिंग हो, बिल्कुल अलग अलग रह के तो गाड़ी तुम्हारी चलने की अब है नहीं भैया। इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होके ही बचा सकते हो इस दुनिया को, वरना दुनिया में कयामत आने वाली है। बहुत दिमागों से चला ली दुनिया, अब दिलों में आ जाओ, वरना दुनिया चलाने लायक तुम रहोगे भी नहीं। इंसान को लगता है कि वो दुनिया चला रहा है, जबकि चला कोई और ही रहा है। तो ऐसे में ये बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है कि कल जब पूरी दुनिया के झंडे, भारत ने आह्वान किया कि चलो लीड करते हैं, पूरी दुनिया के झंडे हों, पूरी दुनिया के झंडों को सलाम और नमन किया गया, और उसके बाद जब परेड हुई तो अमेरिका और भारत के झंडे दोनों को सैल्यूट करते हुए उनका म्यूज़िक और मार्चिंग चल रही थी, तो फ्लैग मार्च हो रहा था, कितना प्यारा लग रहा था जी। बहुत ही प्यारा तो दृश्य था, ये अपने आप में अनूठा था। बिल्कुल बिल्कुल। कैलाश जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया विजन अगले 25 सालों के लिए बनाया है। आपकी कोई व्हाट डू यू वांट टू से, हम सब भारतीयों के लिए हम कैसे उसमें अपना योगदान कर सकते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे साहब की एक बहुत यूनिक बात है। इससे पहले भी बहुत सारे लीडर्स आए हैं, उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से जो भी अच्छा ही किया देश के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिनका नाम है, वो एक तपस्वी हैं, एक साधक हैं। उनको पता है कि सिर्फ बातें करने से, भैया अंग्रेजी बोलने से या बगैर अंग्रेजी बोलने से, बड़ी बड़ी बातें, डायलॉग्स और ईडियम फ्रेजेस ये बोलने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये पहले से बोलते आए हैं। बतेरी शायरी सुन ली, बतेरी आप लोगों ने बड़े बड़े इंग्लिश के कोट्स सुन लिए, भैया अब ये नहीं, अब करना पड़ेगा, करत की विद्या अब दिखानी पड़ेगी। बिकॉज देखिए, एक होती है बात कहने की, एक होती है करने की। इन्होंने जीवन में करना प्रारंभ कर दिया। अभी आप ये देखिए, ये स्वयं कैसा जीते हैं, ये मित आहारी हैं। मित आहारी मतलब
जो कम खाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जो मित आहारी होते हैं वो सुनते बहुत बारीकी से हैं, वो सिर्फ बोलते नहीं। मनुष्यों में क्या एक तकलीफ होती है, वो बोलते ही बोलते हैं, सुनते नहीं। मेरी तरह नहीं, आपकी और हमारी तरह की बात ये तो मस्ती है, लेकिन जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर शोर बहुत मच रहा है, कोलाहल बहुत है, बिल्कुल, शांतता कम है, इसीलिए हेल्थ और मानसिक जो विकार हैं, लोग स्ट्रेस में बहुत आ रहे हैं। तो हमारे साहब कैसे जीते हैं? कम खाते हैं, योग करते हैं और ऑर्गेनिक जिंदगी जीते हैं। हालांकि उनको एक और कृपा है उनके ऊपर, वो कम सोते हैं। राइट। वो उनके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। मैं इस बात को इसलिए अपवाद मानता, एक्सेप्शन मानता हूं कि उनके ऊपर ये कृपा है ईश्वर की कि वो कम सोकर भी इतने एनर्जेटिक रहते हैं। क्यों? उन्होंने योग को साधा हुआ है बचपन से। बिल्कुल। जब वो संतों के साथ रहे युवावस्था में, किशोरावस्था में, तभी से उन्होंने योग को साधा हुआ था। तो योग में वो शक्ति होती है, प्राणायाम में वो शक्ति होती है कि आप अपने आप को कम सोकर भी अधिक ऊर्जावान बनाए रखें। बिल्कुल। तो ये तो है अपवाद। मैं ये सलाह आप सबको नहीं दूंगा कि कम सोना चाहिए। आप सोइए पूरा कम, पूरा जितना होना है, लेकिन खाइए भले कम। उसके बाद आप देखिए आपकी ऊर्जा, आपकी चमक बड़ी निराली होगी। दूसरी चीज, हमारे साहब क्या बोलते हैं कि सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। अब अगर हम जीरो कार्बन बोलते हैं इस धरती को, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए साहब ने आते ही स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिसके हम नवरत्न उनके हैं, एम्बेसडर हैं उनके। साहब ने हमको चयनित किया कि ये हमारा नौवां रत्न होगा। पहले हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, सचिन तेंदुलकर जी, 9वें हैं। हमारा नाम तो साहब ने जब लिया था तो ऐसे लिया था, मीरुत की धरती पर जन्मे एक ऐसे नौजवान गायक जिनकी गायकी ने गायकी का रूप रंग बदल दिया, श्री कैलाश खेर। तो मैं तो वही सुन के वाह, इतना प्रेम से परिचय दिया साहब ने हमारा। तो आते ही स्वच्छ भारत कैंपेन चला दिया, फिर योग को पूरी दुनिया में एक दिन डेडिकेट करा दिया, एक्सेप्ट कराया कि भैया योग इज द एक्सपोर्ट फ्रॉम भारत। बिल्कुल। तत्पश्चात भारत को उन्होंने क्या दिया, अब मैं बताता हूं आपको कि यूनिक कैसे हैं। उन्होंने एक बात तय की साहब ने हमारे कि समय है कम, लक्ष्य हैं बड़े। मतलब जैसे कोई लिमिटेड एडिशन हो, लेकिन बोर्न विद अनलिमिटेड मिशन। एग्जैक्टली। अब अभी आप ये बात कर रहे हैं, सेवा की बात कर रहे हैं, आप भी बहुत सारा फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं, तो आप कुछ उसके बारे में हमारे ITV गोल्ड व्यूअर्स को बता दीजिए। जी पिया, मैं 3 चीज़ें करता हूँ। जब मैं मुंबई आया था तो भारत में संगीतकारों का कुछ ज़्यादा उत्थान नहीं हुआ है दुनिया में। तो आज भी म्यूजिशियंस को एक थर्ड वर्ल्ड का ही हिस्सा माना जाता है, एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा माना जाता है। ऐसा नहीं कि भाई ये लोग भी कुछ समाज में, दुनिया में कुछ ऐसा भी कर सकते हैं क्या, कुछ बड़ा। तो इसके लिए जब हम वहाँ आए थे तो चुनौतियां अलग प्रकार की होती हैं। बिल्कुल। हमारे क्योंकि फील्ड को जब सीरियसली नहीं लिया जाता, तो इसलिए जो बड़े हुए हमारे फील्ड में, उन्होंने भी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि चलो अगली पीढ़ी के लिए कुछ कर जाएं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े म्यूजिक मेकर, बड़े बड़े फिल्म मेकर, बड़े बड़े फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हुए, लेकिन किसी ने कभी गायक ने गायक लॉन्च नहीं किया। अच्छा। तो एक तो मैं ये अपने जन्मदिन पर करता हूँ। मैंने तभी शपथ ले ली थी कि जब मेरा पेट भर जाएगा तो मैं किसी और का भरूंगा। ईच वन टीच वन, ये मेरा नारा है। और मेरे 17-18 साल के करियर में हमने ये तय किया, क्योंकि जब आप नए नए आते हैं तो 2-4 साल तो आपको ये समझने को लग जाते हैं मुंबई को कि यहाँ की लैंग्वेज क्या है, यहाँ का स्टाइल क्या है, स्टेज पे कैसे चढ़ें, बात कैसे करें। तो वो ग्रूमिंग हम करते हैं वर्ष भर। डिस्कवरी ऑफ टैलेंट के माध्यम से हम पूरे भारत से टैलेंट चुनते हैं। न जाने कितने अनकट डायमंड, न जाने कितने कैलाश खेर भटक रहे हैं आज भी भारत में, उनका कोई राह दिखाने वाला है नहीं। देखिए हमारे फील्ड में जब नाम बड़ा हो जाता तो उनका इज्जत और सेलिब्रिटी उनको बना दिया जाता है, लेकिन जब तक नाम नहीं होता तब तक उनको रास्ता भी कोई नहीं दिखाता। लेकिन नाम कैसे हो,
अगर आप हाथ नहीं पकड़ेंगे उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने पहले ये तैयार किया एक खेल, अपने जन्मदिन 7 जुलाई को हम नई उड़ान नाम का एक तो ये करते हैं कि गायक ही गायक लॉन्च करे। नई उड़ान नाम से हम पूरा मंच उनको देते हैं। बड़े बड़े वीआईपी सेलिब्रिटीज जो बड़े हैं वो ऑडियंस में आते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। और अभी तक हमने 7 साल से ये किया है। 25-30 म्यूजिशियंस इस तरह के एम्पावर किए हैं। हर वर्ष हम ये कर रहे हैं। एक तो ये हम करते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। जब पहली बार ये किया 2017 में, तो जावेद अख्तर साहब और शबाना आजमी जी आई थी चीफ गेस्ट बनकर। उन्होंने कहा भी था कि हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई अपना कॉम्पिटिटर खुद खड़ा कर रहा हो। ये कोई पागल ही कर सकता है, लेकिन ये दुनिया जानी ही गई है कुछ पागलों से, वरना ये दुनिया भी दुनिया ना होती अगर कुछ पागल ना होते। तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कैलाश खेर जी को कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वरना कौन अपने जैसा कोई और खड़ा करता है। लोग करते भी हैं कि पहले किए भी हैं, तो अपना परिवार के ही लोगों पे मेहनत की है लोगों ने, चाहे उनमें दम हो चाहे ना हो। तो एक तो ये हम करते हैं। दूसरे हम करते हैं फोक म्यूजिक को बचाने की मुहिम हमने छेड़ी हुई है। अच्छा। लोक वाद्य, लोक संगीत, क्योंकि धीरे धीरे दुनिया इतनी बदल रही है, टेक्नोलॉजी इतनी बदल रही है कि अब जो गांव के फोक म्यूजिशियंस और जो लोक कलाकार, लोक वाद्य, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो उनको बचाने की भी हमने मुहिम छेड़ी हुई है। उस फेस्टिवल का नाम हमने रखा मेहर रंगत फेस्टिवल। मेहर मेरे पिताजी का नाम था, पंडित मेहर सिंह खेर। तो मेहर मतलब मेहरबानी जैसे होती है, रब दी मेहर है जी। तो मेहर की रंगत कैसी होती है, ब्लेसिंग्स से कितना कुछ बदल जाता है। मेहर रंगत फेस्टिवल हम करते हैं 2 नवंबर में। और तीसरी हम चलाते हैं अपनी कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट, जिसके तहत कैलाश खेर फाउंडेशन, हमारी एक फिलैंथ्रोपी फाउंडेशन है, चैरिटी। हमने 16 राज्यों में पिया कोविड के दरमियान 16 राज्यों में ट्रकों के ट्रकों भर के राशन बांटे हैं। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर्स, N95 मास्क, यहाँ तक कि हमारे साथ हमारे जो फिलैंथ्रोपी पार्टनर थे, यहाँ की भी एक कंपनी थी। अच्छा। अमेरिका की भी, यहाँ का भी एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, अंग्रेजी ग्रुप। तो हमारे साथ इस तरह के लोग जुड़ते गए और हमारा कारवां बढ़ता गया। कैलाश खेर फाउंडेशन, यदि आप गूगल करेंगे तो हमको एक टैग मिला था ऑक्सीजन मैन। हमने 2000 बेड का एक कोविड सेंटर दिल्ली में बनवाया था, जिसमें हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड के मालिक हैं, उनके 3rd जनरेशन है। इस वक्त भी उनका भी नाम हेनरी फोर्ड है, ये 3rd हैं। अच्छा। हेनरी फोर्ड के एक्चुअली ग्रैंडसन ये भी आए थे, इन्होंने भी डोनेट किया था। तो हमने 13 करोड़ 1 घंटे के अंदर इकट्ठा किया था और ये कोविड केयर सेंटर दिल्ली के रोहिणी में बनवाया। और इस तरह से हमें टैग मिला था ऑक्सीजन मैन। तो उस वक्त ये बात बड़ी लगती है, अभी तो छोटी लगती है सुनने को, लेकिन उस वक्त क्योंकि लोग एक एक ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, एक एक हॉस्पिटल बेड के लिए फ़ोन आते थे हमको, तभी हमारे दिल में ये बात आई कि मेरे दाता कुछ ऐसा करो कि हम कुछ बड़ा कर सकें अभी, क्योंकि बड़े की ज़रूरत है अब। तो इस तरह से हम लगे हुए हैं। और हमारी कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट पूरी दुनिया से जिनमें भी टैलेंट है उनको इनवाइट करती है, आइए और हमारा भारतीय संस्कृति, भारतीय योग, भारतीय होलिस्टिक हीलिंग, भारतीय संगीत और भाषा ये सीखिए। ऑनलाइन भी है कला KKALA kala.in, और कला धाम जो है वो हमारा फिजिकल है मुंबई में। वाह। कैलाश जी, आप लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं, पर आप आपने इतने सारे गाने गाए हैं, वो एक गाना जिसने आपकी ज़िंदगी बदली। एक्चुअली मैं ज़िंदगी बदलना तो क्या कहूँ, हाँ ये बात है कि जिसने मेरे करियर को एक टेक ऑफ किया। क्योंकि शुरू में मैं हमारे काम को जब मैं डेमो लेके गया 1-2 रैकेट कंपनी के पास, तो उन्होंने रिजेक्ट किया ये बोल के कि नो, दिस इज नॉट अ मेलंकोलिक वॉइस, इट्स नॉट अ हीरो काइंड ऑफ अ वॉइस, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में जितने MBA होते हैं वो श्योर नहीं होते किसी चीज़ को लेकर, पढ़े लिखे लोग एक्चुअली,
नॉट पर्टिकुलरली MBA, बट जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हर चीज को श्योरिटी में नहीं आंकते, वो बीच में रखते हैं ताकि उनका खेल डिप्लोमेटिक तरीके से बना रहे से। बिल्कुल। तो अच्छा, जो हम जैसे होते हैं अनट्रेंड, उनके अंदर श्योरिटी बहुत होती है। हम जो भी बात बोलते हैं वो कंफ्यूज होके नहीं, श्योरिटी के साथ बोलते हैं। जैसे मैंने आज अपने मन को बोला, क्यों मैं मन को फॉलो करता हूँ, मैं अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करता हूँ। दैट्स ऑल, दैट्स द साइंस बिहाइंड एवरीथिंग व्हाट आई से। आई स्पोक टू माय टीम इन द मॉर्निंग सेइंग दैट आज हम जाएंगे तो हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा और हम जितने टाइम में पहुंचना चाहिए उतने में ही पहुंच जाएंगे। और ये बात सुबह कर रहा हूँ जब मौसम भी थोड़ा अटपटा था, बिल्कुल, थोड़ी बारिशें, थोड़ा ये था, और वही हुआ, इस इत्तेफाक की बात है। तो इस तरह से उन्होंने जो रिजेक्ट किया हमारे शुरू में, बस ये हुआ कि अल्लाह के बंदे, हमारा फिल्म का गाना जब हिट हो गया तो कुछ दिनों के बाद हमें रैकेट कंपनी से आया कॉल। उन्होंने बोला, इज दिस कैलाश खेर? Yeah, we would like to invite you and to discuss about, yes, we are ready to release your album. वाह। तो उनका जिन्होंने रिजेक्ट किया था उन्होंने अब सेलेक्ट कर दिया। वाह। तो कश्तियां लाख नजदीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा। तूने मखमूर नजरों से देखा तो है, क्या करोगे अगर दिल मचल जाएगा। मैं कहता हूं हम चाहे जितना दिमाग लिए बैठे हों, दिल की दुनिया अलग है, बिल्कुल, परमात्मा की दुनिया अलग है, बिल्कुल, और वही चलाते हैं बस। फिर तो उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। 2006 में कैलासा हमारी एल्बम आई और उसने फिर ऐसे रिकॉर्ड कायम कर दिए, क्योंकि तेरी दीवानी उसी में था। उसके बाद तो एक के बाद एक। मुझे ये भी पता आप बहुत ही बड़े शिव भक्त हैं, जो कि हम आपके गीतों में सुनते हैं कि आप बहुत ज़्यादा शिव भक्ति पे आप बहुत गाने गाते हैं। बहुत करते हैं जी। तो आप मेरा फेवरेट गाना बम लहरी जी थोड़ा सुना सकते हैं? मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि शिव भक्ति होती क्या है और ऐसा होना क्या होता है। मेरी जर्नी जो है उसमें कड़वाहट बहुत रही, इतनी कड़वाहट रही क्योंकि हर घर में कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि जो किसी ना किसी के अंदर कुछ नयापन लेके आती है, तभी नेचर क्रिएट हुई है। और नेचर का मतलब है विविधता, सो मेनी डाइवर्सिटीज, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नेचर। ठीक है, अब नेचर का हिस्सा था मैं, मेरी कुछ जिद जैसी नेचर थी बचपन से ही, और मैं थोड़ा अलग टाइप का बालक था, या तो आप ऐसे कह सकते हैं थोड़ा जरूरत से ज्यादा शार्प था, जरूरत से ज्यादा ऑब्जर्वेंट था, और वो चीजें कम पचती हैं सामान्य परिवारों में। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आप यदि छोटे हों और बड़ों को क्रिटिसाइज कर दें तो वो बर्दाश्त नहीं होती, बिकॉज हमारे यहाँ कंडीशनड ब्रेन होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब भी मैं ख्वाबों में होता हूं, सबको है लगता मैं सोता हूं, होता हूं सबसे जो मैं जुदा, उसकी पनाहों में होता हूं। ब्यूटीफुल। और दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है, परंतु शिद्दत से आगे है जिद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है। हम पागल हैं थोड़े, हम जिंदगी नहीं जीते, हम जिद जीते हैं, जुनून जीते हैं। अब ऐसा बालक जो है वो तो सबको अखरता है शुरू में। देखिए, आज मैं नाम चीन हूं तो मेरी ये बातें भी सुन रहा है संसार। पहले अगर मैं ये बालक होकर यही बातें, बालक रूप में, लेकिन तब भी अलग तो चाल थी, चाल तो अपनी अलग ही होगी, तब भी सर्किट तो यही है। सर्किट अलग से तो बने नहीं ना कि अब बड़े होके इसके अंदर पिच अलग चिपकाई है। उस वक्त भी हम बेबाकी से कोई भी बात बेफिक्री से ऐसी कर देते थे कि बड़ों को भी थोड़ी ललकार लगती थी कि यार ये बालक ने तो पकड़ ली हमारी चोरी। बिल्कुल। तो ऐसे में हुआ क्या कि कभी कुछ बातें ऐसी हुई कि उनको हम पसंद नहीं आए, और हम हैरान होते थे कि यार हम पसंद नहीं आए क्योंकि हमने कुछ ऐसी बात कह डाली। बिल्कुल। तो ऐसे में हमने कम उम्र में घर छोड़ दिया था। अब जब आप घर छोड़ देते हैं तो आप ऑर्फेन हो जाते हैं, आप अनाथ हो गए। 12-13 साल की उम्र में अगर आप घर छोड़ के भारत जैसे देश में 25-30 साल पहले की जिंदगी की अगर आप कहानी समझेंगे, बिल्कुल, तो कुछ अलग था भारत। बिल्कुल, गुर्बत से गुजर रहा था। और उस वक्त कोई इतना जुनूनी, कोई इतना जोशीला, कोई बालक जो अपनी जिद में है और उसने अपना घर छोड़ के भाग गया, तो चुनौतियां तगड़ी हो गईं।
चुनौतियां तगड़ी हो गई तो जहर अब आपके लिए ज्यादा हो गया, क्योंकि दुनिया तो अब आपको जहर देगी, दुनिया आपके लिए अमृत लिए बैठी नहीं है। वो लोग भी जो आपको प्यार करते हैं, जब आपके परिवार से मिलते हैं, परिवार के थ्रू, जैसे उनको पता लग जाए कि ही इज रन अवे चाइल्ड, तो आप समझिए उनका बिहेवियर भी अलग होता है। दे विल ऑल्सो ट्रीट यू लाइक अ सर्वेंट, नॉट लाइक अ काइंड, दैट विद काइंडनेस। तो इस तरह से आपको दुनिया का जहर अब सच में पीना होगा। जैसे ही आप दुनिया की चुनौतियां, जिंदगी की चुनौतियां कम उम्र से देखते गए, तो वो जहर आप पीते गए, और जहर पी पी कर भी आप कड़वे नहीं हुए, वरना आई कुड हैव टर्न इनटू अ बैड पर्सन। एब्सोल्युटली। लेकिन परमात्मा की कृपा से हम क्या बने, जो बस अमृत निकालता है। जो भी हमारी कंपोजिशन, क्योंकि हम स्वयं लिखते हैं, हम सिर्फ गायक नहीं हैं, हमको ईश्वर ने एक विद्या दी है, लिखो, कंपोज करो, साउंड भी बनाओ खुद ही अपने, ये जो अगर बम 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 बम, इसके जो दिस इज साइकेडेलिक साउंड। हमारे हर गानों के साउंड पे भी आप ध्यान दीजिए। हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, आई एम नॉट अ ट्रेंड म्यूजिशियन, बट आई इमेजिन समथिंग लाइक दिस, दैट गॉड रिजाइड्स इनसाइड मी, और वही धुन बनकर, वही साउंड बनकर मुझे बोलते हैं। मैं ब्रीफिंग जब देता हूं अपने इंजीनियर्स को, वो पगला जाते हैं। इनका जी ऐसा है जैसे मैं बात कर रहा हूं पर्वतों से, और पर्वत हुंकारे भर रहे हैं, ऐसे साउंड निकालो। तो वो बोलते हैं ऐसे साउंड निकालो, हम ये क्या है, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है मेरी इमेजिनेशंस को वो रूप देते हैं। फिर इस तरह से मैं, जितनी चैलेंजेस आते गए मेरे जीवन में, वो जहर मैं यहाँ पीता गया, और ईश्वर ने मुझे कड़वा नहीं किया, मुझे अमृत बांटने को बोला कि तू मेरा बालक है। इसीलिए मैं शिव भक्त हूँ, और शिव का भक्त होने का मतलब ही ये है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टैटू बनवा लें और ऐसा कुछ करें और फैशन में आ जाएं ना। यहाँ तक कि बहुत लोग हमसे पूछते हैं, ये जो आप बाल आपने बढ़ाए हैं, जटा आप ये बांध के रखते हैं, देखिए जब आपके थॉट्स होते हैं वो बिखरे होते हैं, विचार बिखरे होते हैं, और आपके केस जो होते हैं, जटाएं होती हैं, वो भी बिखरे होते हैं। जब बिखरापन होता है तो बिखरेपन को एकाग्र करने के लिए, शांतता लाने के लिए, एकत्व लाने के लिए, अद्वैत में जाने के लिए इसको हम बांध लेते हैं। जितने भी हमारे देवता हुए हैं, आप उनके स्वरूप को देखिए, वो सब अपने इस पूरे उसको बांध लेते थे। और अब मैं आपके लिए गा देता हूं। एब्सोल्युटली। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, हाथ जोड़ के बोली गवर जाती, नो लोक बसाए बस्ती में, आप से वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो जी, अगर बम 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 लहरी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी कोई मैसेज हमारे इंडियन अमेरिकन्स के लिए यहाँ पे? मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, सभी हमारे जितने भी एनआरआई डायस्पोरा के इंडियन अमेरिकन्स हैं, और दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं, देखिए ऐ मेरे मनुष्यों, पिछले कुछ वर्ष ने हमें सबको ये बता दिया है कि इंसान बनो, बस इंसान बनोगे, इकट्ठे रहोगे, संगठित रहोगे, तो ये दुनिया बचेगी, वरना इस दुनिया पे आफत आ चुकी है। देखिए ये बायो वेपन है, ये जो डिजीज हम जिसे मानते हैं, ये बायो वेपन है, ये एक तरह के हथियार हैं। छींक भी आ रही है तो छींकों से डर रहे हैं। पहले लोग बोलते थे, बड़े लोग हमारे बोलते थे, छींक पाद डकार ये हैं काया के श्रृंगार, ये ना हो तो आदमी हो जाता है बीमार। अब कोई छींक दे अगर, तो उससे कयामत जैसे आ गई हो, और लोग उससे बचते हैं कि अरे इसने छींक दिया, ये कहीं कोविड ना कर दे। जब ये डर बैठा दिया बिना हथियार के, इसके मतलब थोड़ा डर बिठा रहे हैं लोग, तो इसका मतलब ये है कि आपको सबको इंसान होकर मोहब्बत में आना पड़ेगा। टुगेदर इज द ओनली वे वी कैन सेव दिस सो कॉल्ड ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।